Good morning, dear students. Today our topic is Chapter 9 Chanana. राजस्थान में सदा से ही पानी की कमी रही है। ऐसे में यदि वर्षा ना हो तो खेत सूख जाते हैं। सूखे की मार झेल रहे आदिवासी गांव का एक किसान चनना, उसे आशा है कि वर्षा ज़रूर होगी। इस कहानी में आदिवासियों के घर और उनकी अतिथि सेवा का सुंदर वर्णन किया गया है। इस चैप्टर में हम चन्ना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक आदिवासी है और किसान है। सांवला रंग, नाटा कद, गठा हुआ मजबूत शरीर, चौड़ा माथा, तीखी आंखें, नुकीली नाक और कुछ लंबा सिर, तन पर धोती और टप टप टपकता पसीना। अपने जीवन की विषमताओं और संघर्षों से जूझता चन्ना हाथ में खुरपी लिए क्यारियों की घास खोदता फेंकता, काम में तल्लीन। चन्ना मतलब लगा हुआ चन्ना। चन्ना से हुई पहली भेंट ने मेरे मन के तारों को झंकृत कर दिया। 3-4 वर्षों से राजस्थान में लगातार सूखा पड़ रहा था। धरती भी सूख कर पत्थर सी हो गई थी। समाचार पत्र कार्यालय की ओर से मुझे अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया। सौभाग्यवश उसी दौरान भेंट हुई इस कर्मठ, साहसी, हंसमुख, सरल और आशावादी व्यक्ति से। तब से आज तक जीवन के कठिनतम संघर्षपूर्ण क्षणों में वह मेरा आदर्श सा बन गया है। पसीने से लथपथ रह रहकर सूखी धरती से जूझता, लकड़ियां बटोरता, गीत गाता हुआ चन्ना बरबस आँखों से के समक्ष उपस्थित हो जाता है। उस गांव में भीलों के लगभग 40 घर थे। दूर दूर बनी झोंपड़ियाँ और सूखी घास से ढकी पहाड़ियाँ, इनके बीच से झांकते पत्थर और रेत मानो हरियाली का उपहास कर रहे हों। गांव के अधिकांश लोग घर बार छोड़कर मजदूरी के लिए निकटवर्ती राज्यों में चले गए थे। बस रह गए थे चन्ना जैसे गिने चुने धरती के लाल, जिन्हें धरती से उसकी सुगंध से प्रेम था और जिनका रोम रोम उन रेत के कणों से जुड़ा था। चन्ना के बैल ईश्वर को प्यारे हो गए। बची थी एक गाय जिसकी देख रेख मुश्किल से हो पाती थी। चन्ना ने पड़ोसियों के मवेशियों के साथ उसे भी विदा कर दिया। शेष रह गए थे सूखे टीले, चन्ना, उसका फावड़ा और खुरपी। इन सब में प्रमुख था चन्ना का आदम्य साहस और विश्वास भी ऐसा जो धरती को चुनौती दे रहा था। इसके बाद वो पोइम्स की लाइनें बोल रहा है। महारा रतन राणा, एक बार तो अमराणे घोड़ों पेर, अमराणे में बोले सुबह मोर, बागामा बोले मीठी कोयल जी, अमराणे में घोर अंधकार, हाँ रे महारे सोडा राणा। मेरे रतन राणा, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लटाओ। अमराणे के में मोर बोलते हैं, बागों में कोयल बोलती है, आज अमराणे में घोर अंधकार है, एक बार तो अमराणे की ओर घोड़ा लटाओ। ये उसकी लाइनों का अर्थ है। सूखी धरती में लगातार फावड़ा चलाता चन्ना अपने काम में इतना तल्लीन था कि उसे किसी की उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। बंजर सी सूखी धरती पर अपने श्रम का पसीना टपकाते चन्ना के ओजस्वी स्वरों को सुनकर मेरे कदम रुक गए। दूर पहाड़ियों से टकराती चन्ना की आवाज़ उसके स्वाभिमान का गीत गाती लग रही थी। सूखी धरती में बीज डालने से क्या फ़ायदा? मेरे प्रश्न को सुनकर चन्ना ने क्षण भर को फाफड़ा धरती पर पटका, झुककर धोती के किनारे से मुंह पहुंचा, फिर आवाज़ की ओर गर्दन उठाकर विश्वासपूर्वक बोला, धरती सूखी है, आकाश नहीं। अपने श्रम पर ऐसा अटूट विश्वास, आस्था और विश्वास की इतनी गहनता मैंने उस क्षण तक कभी अनुभव ना की थी। चन्ना का कथन अभी भी मेरे मन में गूंज रहा था कि उसने फावड़ा उठाया और पगडंडी से मुझे राह दिखाते बढ़ चला।
वह बढ़ रहा था ऊंचाई पर टीले की चोटी पर बनी झोंपड़ी की ओर। बाहर से साधारण सी दिखाई देने वाली झोंपड़ी में प्रवेश कर मैं सन्न रह गई। झोंपड़ी की दीवारों पर गेरू और चूने से हाथी, घोड़े, मोर तथा फूल पत्तियों के कलात्मक चित्र बने थे, मानो किसी निपुण कलाकार ने उन्हें अपनी कूंची से ब्रश से रंगा हो। झोंपड़ी के भीतर की दीवारों पर मिट्टी की लिपाई से अंकित कलात्मक भित्ति चित्र, जमीन पर बिछी चटाई और कोने में रखा कुट्टी मिट्टी से बना बड़ा सा बर्तन, 2-4 बर्तन, चूल्हा और एक पोटली, यही थी चन्ना की कुल पूंजी। चन्ना किसने बनाए ये सब चित्र? यह सुनते ही वह मानो किसी कल्पना लोक में पहुंच गया। उसी ने सब बनाया था भाई साहब, वही बनाती थी सब। 2 साल पहले राम जी को प्यारी हो गई, बेटा भी साथ ले गई। बड़ी भील थी वो, हाथ में जादू था उसके, मिट्टी छू ले तो मिट्टी बोलने लगे। ये चटाई है ना, उसी के हाथ की बनी है। बांस की छाल से क्या टोकरे, क्या चटाइयाँ बुनती थी। हाथ लगाया नहीं कि चटाई पूरी, ऐसी बिजली सी फूटती थी उसमें। जमीन पर उकड़ू बैठे जन्ना के चेहरे पर क्षण भर को निराशा का भाव आया, परंतु फिर भी उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह अपनी पत्नी की उपस्थिति अब भी महसूस कर रहा हो। और ये सब बर्तन है ना, उसी ने बनाए थे कुटी मिट्टी से। मेरी दृष्टि सामने अनाज रखने के लिए बनाए बड़े से गोलाकार बर्तन पर टिक गई। सफ़ेद पुते हुए बर्तन पर गेरू से बहुत ही बारीकी से बेल बूटे बनाए गए थे। सच में उसके हाथ में जादू रहा होगा, मुझे लगा। उसका गुदा हुआ चेहरा ऐसा फूल सा दिखता था कि धानी गांव के लोग देखते ही रह जाते थे। चन्ना उस समय अपने सुनहरे अतीत में तल्लीन था। आवाज़ में जादू था उसकी, और इतना नाचती थी कि पांव थकते ही ना थे। चन्ना बोलता जा रहा था, वह अपने अतीत की स्मृतियों में खोया था, यादों में खोया था। एकाएक चन्ना उठा और झोंपड़ी में एक और रखी चक्की के समीप रखे बर्तन की ओर बढ़ा। बर्तन से लुढ़काकर मांड निकाला, कठोर से मांड लिया, नज़दीक आ बैठा। कटोरे से मांड लिया, नज़दीक आ बैठा। दिन भर इसे ही पीकर काट देते हैं भाई साहब। हफ्ते 2 हफ्ते में सरकारी जीप आकर किलो 2 किलो दाने दे जाती है। इस चक्की में पीस लेता हूँ, पियो भाई साहब। उसने कटोरा मेरी ओर बढ़ाया, फिर बोलता गया, भाई साहब आकाश अब भी नीला है, आस है कभी मेघ बरसेगा, ढानी में खुशहाली आएगी, मेघ बरसेगा तो ज़रूर भाई साहब। चन्ना की 2 टूक साफ सुथरी बातें, विचार पारदर्शी शीशे के समान स्पष्ट उजले, कहीं कोई बनावट नहीं। उसने अपने मन को यूं साफ साफ खोल कर रख दिया, वह भी पहली ही मुलाकात में। मन में आदिवासियों भीलों के प्रति अनोखा सादर का भाव पैदा हो गया। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव भी जिसे नहीं खटकता। गेरुए वस्त्र धारण करने वाले किस सन्यासी से भला कम है क्या ये चन्ना? सुदामा के चावलों की सी मधुरता की महक उस ठंडे मांड से आ रही थी। अतिथि देवो भव वाली भारतीय संस्कृति की अनुपालना करने वाला चन्ना सचमुच अत्यंत महान प्रतीत हो रहा था। मुख पर प्रसन्नता और आदर का भाव तथा मांड पीने के लिए बार बार आग्रह करता चन्ना, विश्व के असंख्य कीमती उपहार जिसके समक्ष तुच्छ और हीन लगे, ऐसी भावना से ओत-प्रोत भेंट। उस मांड की मिठास आज भी हृदय में महसूस होती है। मन हो रहा था कि जो कुछ भी अपने पास है वह इस देवता को भेंट कर दूं। समय बीतता गया, चन्ना की छाप मेरे मस्तिष्क पर धूमिल सी होने लगी। क्षेत्र में हो रहे सड़क और पुल निर्माण की प्रगति संबंधी समाचार के सिलसिले में पत्रकारों का दल दक्षिणी राजस्थान के दौरे पर था। जीप सड़क के किनारे रुकी थी तथा सब चाय का आनंद ले रहे थे, तो कृशकाय सांवला सा एक व्यक्ति जीप की ओर दौड़ा आ रहा था। भाई सा कहकर दौड़ा आता वह व्यक्ति जब समीप आया तो मस्तिष्क चौंका।
अरे चन्ना, तुम यहाँ क्या हाल बना रखा है। चन्ना की आंखों में चमक थी लेकिन चेहरे पर दुख की रेखाएं थी। लंबी सांस खींचकर वह बोला, क्या बताऊं भाई साहब, दिन फिर गए सो यहाँ आना पड़ा। पेट भर अनाज नहीं और दिन भर काम की मार, कहाँ तक सहती ये बूढ़ी हड्डियाँ। ताप चढ़ गया, ताप भी ऐसा कि उतरता ही ना था। 2-4 घर वाले बचे थे धानी में, सो वे भी घबरा गए। ताप से चेतना ही चली गई थी मेरी। कब कौन सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया पता ही नहीं। अब 4 पैसे जुड़े तो धानी जाऊं। ना जाने कैसे पड़ा होगा मेरा घर। 2 क्यारियां हरी भरी थी, वे सूख गई होंगी। क्यारियां हरी भरी कैसे चन्ना, मैंने पूछा। भाई साहब हिम्मत नहीं हारा था, मैं गड़ा गड़ा पानी सिर पर ढोकर लाता रहा 10 कोस से। खेत की एक क्यारी ही क्यों ना हो, 10-20 मक्के के पौधे ही क्यों ना हो, पर कुछ तो हो, बस वो भी ना बचे होंगे। चन्ना कहता जा रहा था, भाई साहब मुझे मेरी धरती बुलाती है। दिन रात आंखों के सामने वही चित्र रहता है। सपने आते हैं तो धानी के, मेरी सुवटी सपने में आकर धिक्कारती है। बाप दादों की धरती यूं ही छोड़कर आना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा भला। कहते कहते चन्ना की आंखें भर आई। अपनी धरती के प्रति ऐसा मोह, मेरा मन भर आया। धरती का यह लाल कितना महान है। ऐसे ही सपूत समय आने पर देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने से नहीं कतराते। मैंने चन्ना को कुछ रुपए देने चाहे, पर स्वाभिमानी चन्ना भला कहाँ मानने वाला था। उसने साफ मना कर दिया। बूढ़ी हड्डियों में अभी जान बाकी है भाई साहब, बस 20-25 दिन मजदूरी और करूँगा, गांव लौटने का रुपया जुड़ जाएगा। चन्ना चला गया। स्वाभिमान और देश प्रेम की ऐसी अद्भुत मिसाल देखकर मन ही मन चन्ना को प्रणाम करने का जी चाहा। हम सबकी आंखें आकाश की ओर उठी। आकाश में कहीं कहीं घटाएं दिखाई पड़ रही थी। इतनी काली घटाओं के मध्य एक दृश्य उमड़ता मुझे दिखाई दे रहा था। लहराते खेतों में करमत गीत गाता प्रसन्न चन्ना। इसमें यही बताया गया है कि आदिवासी से बिलोंग करता था चन्ना, उसकी मेहनत और उसके विश्वास के बारे में बताया है कि राजस्थान में इतना सूखा पड़ने के बाद भी, गांव में से इतने लोग चले जाने के बाद भी उसे एक अटूट विश्वास था कि वर्षा होगी और यहाँ पर हरियाली वापस आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने भी चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।